बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि एक तरफ बातें हो रही थी कि इन्होंने गजा में दाखिल होना है, गजा में दाखिल होना है। अब इसराइल की फौजें गजा में दाखिल होने की इन्होंने कोशिश की, वो बुरी तरह नाकाम हो गई और हमास ने उनके टैंक्स को तबाह कर दिया और इसराइली फोर्सेस अपने टैंक छोड़कर भाग गई। और पहली मर्तबा ऐसा मामला हुआ है कि इसराइल के 2 बिल्डोजर और एक टैंक को मुकम्मल तौर पर हमास ने तबाह कर दिया। उनके साथ शदीद झड़पें हुई, इतनी झड़पें हुई कि इसराइली फौजियों को अपनी गाड़ियों के बगैर पीछे हटना पड़ा और वो गाड़ियां छोड़कर, यानी वो तबाह करके सब कुछ बुरी तरह वो इसराइल की हदूद में वापस चले गए। अब आप अंदाजा कीजिए कि जब वो वापस गए हैं तो वहां पर उन्होंने नारे मारना शुरू कर दिए। यानी असल में ये ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट इन्होंने किया था और ये इतनी बुरी तरह पिटा है, इतनी बुरी तरह इन्होंने दोबारा करना है। इन्होंने कोशिश की आहिस्ता आहिस्ता हम जाएं, पहले देखें ज़रा माहौल क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये असल में जो टैंक है इसराइल की फोर्सेस का और ये बिल्डोजर वो फ़लस्तीनियों के हाथ में आ गए। और सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इसराइली जो फौज है उसके ऊपर उन्होंने शदीद फायरिंग कर दी और इस फायरिंग करने के नतीजे में ये भागकर वापस चले गए। और इंटरेस्टिंग मामला क्या है? इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इसराइल ने इतराफ़ कर लिया है। देखिए वो क्यों ना इतराफ़ करता। अब जाहिर सी बात है, जब वो वीडियो रिलीज उन्होंने करनी है, उन्होंने अभी ऐलान किया है कि हमने इनका टैंक पकड़ लिया है, वो पहले देखना चाह रहे थे ये इनकार करते हैं कि नहीं। ये इनकार करते तो उन्होंने वीडियो रिलीज कर देनी थी और टैंक के ऊपर बैठ कर रिलीज करनी थी, और हो सकता है जल्दी वो रिलीज कर देंगे। ये इसराइल को सबसे बड़ा झटका लगा है। यानी ये इतना बड़ा झटका है कि इसराइल का इस वक्त तितर बितर सारा मामला होने वाला है। आप अंदाजा कर लें कि इन्होंने फलस्तीनी, ये पहले जो हस्पतालों में इन्होंने बमबारी की उस वक्त इन्होंने कहा कि 24 घंटे आपके पास, आप इसको खाली कर दें, हम ये कर दें, फलाना कर दें। अब भी इन्होंने कहा है, कई अस्पतालों को वार्निंग किया। असल में ये काम क्या करते थे, ये एयर स्ट्राइक करते थे। हमास के पास एयर स्ट्राइक वाली सूरत हाल इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अब काम ये किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को कहा है और ईरान को कहा और बाकी प्रॉक्सीज को कहा है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इसराइल की फोर्स, यानी जितनी फोर्सेस हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनकी फौज का मुकाबला कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम इनको मारेंगे जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं या इसराइल की फौजें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करें, तब आपने दाखिल होना है। अब आप ये देखिए, इनिशियली उन्होंने इतनी कुट मारी है कि आप देखिए उनके हाथ में उनके बिल्डोजर आ गए, उनका टैंक आ गया। यही वो कहानी है असल में जो अभी तक इनको समझ नहीं आ पा रही। इसराइल की जो फोर्सेस हैं, देखिए ग्राउंड के ऊपर ये कम्बाट जो लड़ाई है उसमें अभी तक उन्होंने किससे लड़ाई की है? आप एक बात बताइए, इसराइल ने अभी, आप अगर देखेंगे तो पिछले 50 साल से ज़ायद अरसे में उन्होंने किससे लड़ाई की है? सिर्फ फलस्तीनियों से की है जिनके हाथ में पत्थर हुआ करते हैं। इसके अलावा तो किसी से नहीं की। क्या वो किसी जगह लड़ने के लिए गए हैं या कोई मामला, कोई प्रॉक्सी उनके अंदर थी? ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने हमास से लड़ाई की थी, वो भी रॉकेट्स आते हैं ऊपर से और सायरन नीचे बजना शुरू होते हैं, आयरन डोम उसको संभालता है और फिर वो जाते हैं अपना F-35 पकड़ते हैं, जाते हैं गजा के ऊपर स्ट्राइक कर आते हैं और उसके बाद मामला क्लियर हो जाता है। यानी वो ये पिछले काफ़ी सालों से यही सूरत हाल चलती आ रही थी कि वो गजा पर जाते हैं, बमबारी करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और वापस आ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि पहली मरतबा उन्होंने कहा जी हम ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अब ग्राउंड ऑपरेशन का उन्होंने जो पहला स्टार्ट लिया है उसमें उनका टैंक भी उनके हाथ से गया, उनका बिल्डोजर भी तबाह हो गया और वो उनके हाथ में भी लग गया। ये असल में इसराइल को अंदाजा भी ये हो रहा है कि देखिए अभी मामला क्या है। हमास ने उनको कहा थी हमारे पास टनल्स हैं, यानी सुरंगों के अंदर हम बैठे हुए हैं, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम सुरंगों में इस वक्त बैठे हुए हैं और सुरंगों में बैठने के बाद सूरत हाल अजीबो गरीब इस वक्त हुई पड़ी है। यानी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मामला किस जानिब जा रहा है। यानी वो सुरंगों में बैठते हैं और उसके बाद उनके पास हथियार है, वो कह रहे हैं कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और बड़ी लंबी जंग कर सकते हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह को कहा है कि सबसे पहले हम लड़ाई करेंगे, जब हम आपको ग्रीन सिग्नल देंगे तब आपने इस जंग के अंदर कूदना है। अभी ये उन्होंने कहा है, अभी ये लिबनान के अंदर से दावा हुआ, इसकी तस्दीक नहीं हुई। यहाँ मास इस बारे में नहीं कहा कि हम ऐसा करेंगे। वो उन्होंने कहा कि हम इसराइल की फोर्सेस को बड़ा तगड़ा जवाब देंगे और इस दफ़ा उनको ज़रा ग्राउंड पे आने दे,
हम उनका इंतजार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये वो वीडियोस जारी कर रहे हैं, वो टनल्स के अंदर बैठे हुए हैं, वो सुरंगों में बैठे हैं और वो उनको कह रहे हैं कि आओ हम तो यहाँ पर बैठे, हम कुरान पढ़े, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। फिर वो ये ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स की फुटेज वो जारी करे, वो कह रहे हैं तुम आओगे तो हम तुम्हारे इस तरह मुकाबला करेंगे, वो कह रहे हैं तुम आओगे। असल में देखिए इसराइल की अभी तक जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप इतना आसान नहीं होता ऑपरेशन के लिए लड़ना, आप फलाना सामने से लड़ें, ये करें वो करें। वो अगर इसराइल चाहता क्या, इसराइल ये चाहता है कि हम ग्राउंड के ऊपर जब फोर्सेस अपनी उतारेंगे तो फिर उसके साथ हम अपने तैयारों को भी उतारेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे। देखिए स्ट्राइक करना बड़ा आसान होता है कि आप जाएं, आप बमबारी करके तो वापस चले जाएं। अब आप उसमें नीचे ये नहीं देखते कि नीचे फ़लस्तीनी है, हमास के लोग हैं, बच्चा है, कौन है, अस्पताल है, स्कूल है, आप सब कुछ तबाह बर्बाद करके चले जाते। लेकिन जब आपने ये फैसला करना होता है कि जी हम हमास को मुकम्मल तौर पर उसका सफाया कर देंगे, तो आपको फिर एक एक सुरंग में भी घुसना पड़ता है। आपको पता ही नहीं है वो आगे कितनी लंबी है, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसराइल को अभी तक ये सारी सूरत हाल में इदराक नहीं है। उन्होंने काम ये करना है, वो चाह रहे हैं कि मलिया मेट कर देंगे। पहला तो उनको झटका ये लगा कि उनका अपना ही टैंक उनके हाथ से चला गया है और बिल्डोजर भी उनका तबाह हो गया है। आप ये सोचें कि अभी तक ये सूरत हाल चल रही है तो बाकी मामला क्या होगा। देखिए कंडीशन इस बात को समझिएगा, क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि अगर इस सारी सूरत हाल में इन केस अगर उम्मत मुस्लिमा की 57 इस्लामी की फोर्सेस आ जाती हैं, इसराइल मुकाबला कर पाएगा। अब एक बात बताइए, अभी वो हमास से मुकाबला कर रहे हैं, 100 दफा वो सोच रहे हैं, उनके 3 यूनिट्स हैं जो तगड़े हैं, बाकी तो उनके यूनिट्स तगड़े नहीं हैं। तो जब उनके इस लेवल के यूनिट्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, जो तगड़े नहीं होंगे, तो बताइए ना कि वो कैसे मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। पिछले काफ़ी अरसे से इसी तरह की सूरत हाल चल रही है, इसी तरह के मामला सामने आ रहे हैं। उन्होंने असल में फैसला किया हुआ है कि हमने सारी की सारी सूरत हाल में अमेरिका को सामने रखना है, वो हमें बचाएगा, वही सब कुछ करेगा। इनकी तारीख उठाकर देख लें, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह का पैगाम दिया कि जाकर तुमने लड़ाई करनी है, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए, हमने नहीं लड़ना, तुम जाओ। तो 40 साल इस सहरा में भटकते रहे थे। आप बताइए क्या इन्होंने जो वर्ल्ड वार 1 है उसके अंदर लड़ाई की थी, 2 में लड़ाई की थी, इन्होंने कब लड़ाई की थी, इन्होंने जब भी किया था असल में ये कोशिश क्या करें, इन्होंने जो किया था 1967 के अंदर या पुरानी, अब भी वो ये कोशिश करें कि हम लेबनान का जो खास तौर पर एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है, ये यहाँ उनकी बारूदी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम उसको जाकर तबाह करें, वो लॉन्च ही ना कर पाए। असल में 1,30,000 के करीब जो मिसाइल हैं उनका जो रुख है वो इजराइल की जानिब है। तो वो ये सोच रहे हैं कि हम असल में इनको लगाने से पहले ही, मिसाइल मारने से पहले ही तबाह कर दें। अगर हम इनको तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। इसी पर ही वो कारबंद है, इसी पर ही वो काम कर रहे हैं और इसी स्ट्रेटजी को वो आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने फैसला किया है कि हमने ग्राउंड, देखिए ग्राउंड पर आपने अगर काम ये करना है तो वो इतना आसान ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होता। आप लोगों को निकाल दें, उसके बाद आप मारने की कोशिश करें, अगले मरने के लिए भी तैयार हैं, ये बात आप समझिएगा। वो भी मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है ये लड़ाई है तो ये लड़ाई है, और इसके बाद बाकी सारे मुल्क भी देख रहे हैं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो जंग है उसका एक एक लम्हा नोट किया जा रहा है, एक एक चीज़ उसकी नोट की जा रही है, एक एक स्ट्रेटजी उसकी फॉलो की जा रही है कि कैसे जंग लड़ी जाएगी, क्या मामला होगा, कैसी सूरत हाल होगी, हम कहाँ तक जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें देखी जा रही। तो अब अगर आप ये सोचते हैं कि जी उनसे ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, वो कर नहीं पा रहे और वो पीछे हट जाएंगे, इसराइल ने ये काम पूरी तरह करके रहना है। अब आप ये सोचें कि उनको झटका ये लगा है, उनकी जो रिजर्व फौज इस वक्त है वो हमास के मुकाबले में ट्रेनिंग नहीं उन्होंने की हुई। देखिए एक आपने बेसिक ट्रेनिंग ली होती है और आपने ट्रेनिंग इस तरह की ली होती है कि आपको पता आप बंदूक चलाते हैं, मुश्किल हालात में वर्दी पहन सकते हैं, वो इनकी रिजर्व फौज है तो तकरीबन 5 लाख के करीब वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हमास की जो तगड़ी फोर्स है, आप उसके साथ उनके ट्रेंड फौज जो है वो, उनका ये हाल इस वक्त शुरू हो रहा है, वो क्या करें आप सब जानते हैं अच्छी तरह, उनके टैंक्स जा रहे हैं, उनके बिल्डोजर जा रहे हैं, तो वो जो रिजर्व फौज है वो कैसे लड़ेगी। ऊपर से हिजबुल्लाह ने आकर जब लड़ाई करनी है तो वो उल्टा इनको मार रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें इराक, मलेशिया, शाम, फातमियुन ब्रिगेड, ज़ैनबियुन ब्रिगेड, फिर उसके बाद आप ये देखिए ईरान, और उसके बाद अगर रशिया कूदता है, उसके बाद अगर चाइना कूदता है,
अमेरिका के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ रहे, अमेरिका को जंग जीतना नहीं आता, लड़नी आती है, लंबी खींचनी आती है, हारनी आती है, जीतनी नहीं आती। अफगानिस्तान में उसने जंग लड़ी है, लंबी खींची है, हारी है, जीती नहीं है। वियतनाम में जंग लड़ी है, लंबी खींची है, हारी है, जीती नहीं है। इसी तरह इराक में इनका ये हाल हुआ है, उनका हर जगह ये हाल हुआ है। अमेरिका जंग जीतने की पोजीशन में नहीं है। यूक्रेन में आप देख ले, जंग लड़ी है, पैसा दिया है, हारी है, जीतनी भाई लंबा खींच के लेकर गया, 2 साल हो गए और अभी भी वो इस सूरत हाल में लगे। इसराइल के साथ भी वो ये काम करना चाह रहे हैं कि वो जंग लड़ना चाह रहे हैं, वो लंबी खींचना चाह रहे हैं। देखिए, अभी तक जिसने स्टडी किया है प्रॉक्सी को, जो ये ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू जंग लड़ने को, तो वो बात अच्छी तरह समझते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। यानी ये जो ग्रुप्स की जंग होती है, अब मिसाल के तौर पर हम टीटीपी की मिसाल लें या बीएलए की, बीआरए की, क्या वो ख़त्म हो गए हैं? वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए। तो वो ख़त्म नहीं हुआ करते, वो रहते हैं, कमी आप उनकी कर सकते हैं लेकिन वो फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इनका जो मामला है उनके मुकाबले के अंदर सूरत हाल तो बिल्कुल ज़्यादा, यानी आप हमास के पास तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, और इस वक्त उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम हारते हैं तो हमारे यहाँ से गजा गया, वेस्ट बैंक भी गया, पूरा फ़लस्तीन गया। इसका मतलब है कि 2000 साल बाद मुसलमानों के हाथ से फ़लस्तीन गया, वो ये सोच रहे। तो उसके लिए तो वो कह रहे हैं जी हम तो लड़ने मरने को पूरी तरह तैयार है, हमने किसी को नहीं देखना, किसी की क्या स्ट्रेटजी है, क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। इस चक्कर के अंदर उन्होंने कम्बाट लड़ाई नहीं की हुई। याद रखिएगा, उन्होंने पहले जिस तरह की लड़ाई की, अब वो मैदान में, ग्राउंड में, ऑपरेशन में घुसे और पहले आते उन्होंने अपना टैंक गवा दिया है, बिल्डोजर उन्होंने गवा दिया और वो उनके हाथ भी लग गया है। तो वो इसका बदला कैसे लेते हैं? वो जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं। इस तरह वो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई जो खास तौर पर पट्टी है गजा की वो लगी नहीं हुई। ये असल में इसराइल की जो स्ट्रेटजी है वो ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। ग्राउंड ऑपरेशन में तो ईरान ने उनको कहा हम आपको छोड़ेंगे नहीं, लेबनान ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका उसका इत्तेहादी है, वो वार्न कर रहा है कि तुम ना लड़ो, अभी तक ये चीजें तुम्हारे खिलाफ चली जाएंगी। देखिए, अमेरिका से आप पूछे कि भाई आपने कोई जंग जीती है, आप सिर्फ इतना पूछ के बताएं कि आपने किसी को मारा है या क्या सूरत हाल है। जंग नहीं जीती अमेरिका ने, इलेक्शन कोई हारा नहीं तो जंग कोई जीती नहीं। यानी ये उसकी स्ट्रेटजी है कि जंग नहीं जीती उसने, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत की, इलेक्शन हरवा दिए, ऊपर नीचे कर दिया। इलेक्शन उसने कोई नहीं हारा और जंग उसने कोई जीती नहीं है। वो जंग को खींचता है, तबाही करता है अफगानिस्तान के अंदर, अल्टीमेटली उसको हार का सामना करना पड़ता है। और ये इसराइल इस वक्त सिचुएशन देख रहा है। आप बताइए, इतने दिन से गजा के अंदर ऑपरेशन करना था, अभी तक वो प्रॉपर स्टार्ट क्यों नहीं कर पाए? वो यही देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा, क्या हम इस ऑपरेशन में जी सकते हैं, क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारे मामलात क्या होंगे। जो भी इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो इंडिकेट कर रही है कि असल में अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी को जितवा सके। नेटो की जहाँ तक बात होती है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाते हैं, वो जी आ रहे हैं, वो जी खित्ते के अंदर वो दाखिल हो गया, वो जी बरतानिया का हो गया। तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको तबाह होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। ये बात आप ज़हन में, एक एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हुआ तो आप अंदाज़ा कीजिए इनका 25-25 अरब डॉलर का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 18-18 अरब डॉलर का एक, 12 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो एक ही झटके के अंदर अगर एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हुआ तो 15 अरब डॉलर का झटका, इतना बड़ा झटका कि हमने IMF से 1 अरब डॉलर के लिए अपना पूरा मुल्क गिरवी रखा होता है। तो ये सूरत हाल अभी आपको अंदाजा होगा, इस जंग में इसको कूदने दे। इस जंग के अंदर बड़ी बड़ी वीकनेस पता चल जाएंगी, ताकतों के घमंड टूटेंगे और कहानियां सामने आएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।